हाय एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन एंड आज हम आर.एस. अग्रवाल के फर्स्ट एक्सरसाइज के 9th और 10th क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. लेट अस गो टुवर्ड्स द 9th क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है. सो 9th क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. x और y ऑड है, पॉजिटिव इंटीजर्स है. देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4. ठीक है, सवाल में क्या पूछा गया कि एक कोई नंबर है x और एक कोई नंबर है y और ये दोनों ऑड नंबर्स हैं, दोनों ही ऑड है, पॉजिटिव इंटीजर्स है. और इन वैल्यूज को x की वैल्यू और y की वैल्यू जब हम एक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस इक्वेशन में जब भी हम डालेंगे तो इसका जो भी आंसर मिलेगा हमें ये हर टाइम इवन होगा. और इसको हम 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा. ये भी हमें प्रूव करना है, दोनों चीज़ प्रूव करने. एक ये कि वो इवन है होगा, उसका आंसर इक्वेशन में डालने के बाद आंसर इवन होगा. और दूसरा ये भी हमें प्रूव करना है कि उसे डिवाइड करेंगे तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, हम सॉल्व करना चालू करते हैं. सॉल्व करने के पहले आप एक ये चीज़ समझिए कि सपोज ये जो नंबर x है इसको मुझे सबसे पहली चीज़ तो मुझे इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑड और इवन का कंडीशन क्या होता है कि अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूं, किसी भी नंबर को डिवाइडेड बाय 2 करूं और अगर रिमाइंडर नहीं छूटता है, 0 रिमाइंडर छूटता है तो वो केस मेरा इवन होगा. और अगर मैं 2 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 1 छूटता है मतलब वो ऑड केस होगा. तो मैं इसी को नॉर्मल तरीके से डिवीजन फॉर्म में लिखता हूँ. सपोज ये जो x था मेरा, इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और मेरा कोशेंट सपोज मैं ले लेता हूँ p. सपोज मैं कोशेंट p ले लेता हूँ और डिवाइडेड बाय जब मैं डिवाइड करूँ अगर रिमाइंडर मेरा 1 छूटेगा तो वो ऑड होगा, 0 छूटेगा तो वो इवन होगा, 1 छूटेगा तो वो ऑड होगा. इसी को मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इक्वेशन में डालता हूं. जब मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इक्वेशन में डालूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2p प्लस 1. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2p प्लस 1, 2p प्लस 1. और वैसे ही अगर मैं y को, सपोज मैं y को डिवाइड करता हूं 2 से, तो कोशेंट कुछ और होगा क्योंकि ये दूसरा नंबर है. तो मैं उस कोशेंट को ले लेता हूं q और इसका रिमाइंडर 1 आएगा तभी वो ऑड होगा, है ना. तो इन दोनों को सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ऑड है और हमने ऑड नंबर्स लिए हैं. तो मैं क्या कर रहा हूं, अब y को 2 से डिवाइड करूंगा तो q मेरा क्वोशिएंट और 1 मेरा रिमाइंडर. इसको अगर मैं लिखूं तो y इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगा. तो मैंने 2 ऑड नंबर्स ले लिए हैं, y और x की वैल्यू ऑड नंबर्स ले लिया है जैसे क्वेश्चन में बताया था. अब इनको ये पूछा गया है कि इनको एक इक्वेशन में डालना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले इक्वेशन में डालना है और प्रूव करना है कि वो इवन है. तो हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, ये x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू और y की जो वैल्यू है वो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में इस इक्वेशन में डालते हैं. एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू 2p प्लस 1 है तो 2p प्लस 1 द होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है. और वैसे ही y की वैल्यू क्या है 2q प्लस 1, तो यहाँ पे 2q प्लस 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा. तो हमने यही इक्वेशन को लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब हम इसे सॉल्व करते हैं.
जब हम सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया है। ये जो टर्म हो गया ये हमारा a टर्म हो गया और ये b टर्म हो गया, तो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही इक्वेशन को, वही चीज को हम यहां पे डालेंगे, a स्क्वायर दैट इज 2p द होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a दैट इज a इज 2p इंटू b दैट इज 1, 2ab है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पे भी a प्लस b द होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इज 2q इंटू b दैट इज 1। तो अब हमारे पास इक्वेशन, एक्सपैंडेड इक्वेशन आ चुका है। अब हम इस एक्सपैंडेड इक्वेशन को सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक है। तो 2p द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और p स्क्वायर 4p स्क्वायर हो गया। फिर हमारा जो 1 का स्क्वायर है 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू p इंटू 1 4p हो गया हमारा आंसर। फिर यहाँ पे भी वैसे ही 2 इंटू 2 4 q स्क्वायर 4q स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, और उसके बाद फिर 2 इंटू 2 4 q इंटू 1 तो 4q। तो हमने इसको एक्सपैंड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 4 4 4 4। जो भी 4 के वैल्यूज मिल रहे हैं उनको हम एक साइड में लिख देते हैं, और जो नॉर्मल जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम अलग से लिख देते हैं। तो 4 वाले सारे टर्म्स को मैंने एक साथ लिख दिया, और मैंने यहाँ पे 1 और 1 ये जो दो नंबर्स थे इनको अलग से लिखेंगे। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो मैंने डायरेक्टली +2 लिख दिया। अब मैं कर क्या सकता हूं, मैं इन सारे नंबर्स में से 4 को कॉमन ले सकता हूं। 4 को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, p स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 4 को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, q स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 4 को कॉमन लेंगे तो हमें p मिलेगा, और यहाँ पे 4 को कॉमन लेंगे तो बस q मिलेगा। तो इन सब में से 4 को कॉमन लेकर हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। अब यहाँ पे +2 है, बस यहीं पे हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब हम आराम से कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इवन है। कैसे, देखिए सपोज ये जो नंबर्स है ये p और q कुछ वैल्यू है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। और ये जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू है इससे कुछ ना तो कुछ आंसर फॉर्म होगा। आंसर क्या होगा, इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें शायद सपोज 11 मिल गया या 12 मिल गया, जो भी नंबर मिलेगा, जब भी हम किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा इवन रहेगा। देखते हैं, हम करके देखते हैं। जैसे 4 1 4, आंसर 4 आया वो इवन है। 4 2 8, आंसर इवन आया तो यहाँ पे भी आंसर इवन है। 4 3 12, आप जिस भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा इवन मिलेगा। फिर अगर उसके साथ आप 2 और ऐड कर दो, +2 कर दो, इवन नंबर के साथ आप +2 करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो आंसर होगा, जो भी आंसर आएगा वो इवन ही रहेगा। समझ रहे हैं आप? तो इससे हमें क्लियर हो गया कि जो भी आंसर इसको हम सॉल्व करेंगे वो इवन ही आंसर होगा। तो हमने सबसे पहला जो सवाल में हमसे पूछा गया था कि ये प्रूफ करो कि x² + y² इज इवन, हमने ये प्रूफ कर दिया है। अब दूसरा चीज वो पूछ रहे थे हमसे, बट नॉट डिविजिबल बाय 4, बट यही नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, अब आप देखिए, सपोज अगर मैं 4 × 1, इसका आंसर सपोज 1 आया, ये पूरे का आंसर सपोज 1 आया, तो 4 1 4 हो गया। 4 तो
4 से डिविजिबल है, बट उसके साथ अगर मैं +2 करता हूं तो 6 हो जाएगा। क्या 6 4 से डिविजिबल है? कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही आप कोई सा भी नंबर लेकर +2 कर देंगे तो आपको ये पता चलेगा। जैसे आप 4 3 12 ले लेते हैं, 12 + 2 14, 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो जितने भी नंबर्स को आप लोगे यहाँ पे, वो हमें डायरेक्टली देखकर ही पता चल रहा है कि इट वोंट बी डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को सॉल्व कर दिया है और अब हम इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रॉम द अबाव इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट x एंड y आर ऑड पॉजिटिव, हमने ऑड ही लिया था, x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देन x² एंड y² इज इवन। x² एंड y², x² प्लस y² का वैल्यू जो है वो इवन आया था, बट नॉट डिविजिबल बाय 4, बट वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे हमारा 9th क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है ये चीज देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 1190 एंड 1445. Express the HCF in the form of 1190m plus 1145n. ये जो सेकेंड पार्ट था ये तो कुछ समझ नहीं आया होगा, बट हाँ पहला पार्ट जो है ये समझ में आ रहा है कि HCF निकालना, और HCF निकालना तो हमें पता है, हमने पहले ही सीखा है। कौन से मेथड से? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से HCF ढूंढना हमें आता है। डिवाइड करेंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं होता है तब तक हम स्टेप बाय स्टेप इसे डिवाइड करते रहेंगे, उसे हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ यहाँ पे पहले। तो HCF निकालने के लिए पहली चीज क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स में से ये देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। कौन सा नंबर बड़ा है? 1445 ये बड़ा नंबर है। तो हम बड़े नंबर को बार्स के अंदर डिवाइड के जो बार्स हैं इसके अंदर की तरफ लिखेंगे और छोटे नंबर को बाहर की तरफ लिखेंगे। फिर नॉर्मल डिवीजन करेंगे, 1190 1 जा 1190, रिमाइंडर 225 आया है। 225 0 रिमाइंडर नहीं है, तो हम प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा नया डिवाइजर बन जाएगा और जो पुराना डिवाइजर था वो हमारा नया डिविडेंट बन जाएगा। तो हमने 1190 को अंदर लिख दिया। अब 225 से डिवाइड करेंगे, 225 4 जा 1020 आ रहा है। फिर हम माइनस करेंगे तो 170 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। मतलब कि यहाँ पे भी रिमाइंडर है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। हम फर्दर प्रोसेस को आगे ले जाएंगे। 170 हमारा नया डिवाइजर बन गया और 225 जस्ट प्रीवियस डिवाइजर हमारा नया डिविडेंट बन गया। डिवाइड करेंगे 170 1 जा 170 आ गया और रिमाइंडर अभी भी 85 बच रहा है। तो फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। 170 को हम, ये जो हमारा पुराना डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 85 2 जा 170 होता है। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया वैसे ही हम क्या कह सकते हैं कि हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 85 है। इसी को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड से हम दिखाएंगे भी और इसका स्टेटमेंट भी पूरा लिखना है। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है क्योंकि मैंने स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं ये चीज़ आपको पहले ही बता दिया है, सिखा दिया है, तो आप वहाँ से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मैं आपको स्टेप में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से को कैसे लिखते हैं वो चीज़ अभी आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला क्या था, A = BQ + R, तो वही चीज़ मैंने स्टेप 1 में लिखा है। A that is 1445 = B × Q + R। फिर ये जो मेरा सेकेंड स्टेप है उसमें A = BQ + R, उसी को मैंने सेकेंड स्टेप में लिखा है 1190 = 225 × 4 + 170। फिर थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप को
that is 255 is equal to 170 into 1 plus 85. 255 is equal to 170 into 1 plus 85. और फोर्थ स्टेप वैसे ही आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 170 is equal to 85 into 2 plus 0. 170 is equal to 85 plus 2 into 0. और इन सबका HCF, इन दोनों नंबर का जो HCF है वो 85 आया है, जो कि लास्ट डिवाइजर था। अब फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, इजी था, हमें पहले ही पता है, हमने सॉल्व किया हुआ है इसको। पूछा क्या है? पूछा ये गया हुआ है एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1190M और 1145N के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। HCF क्या है? 85। 85 को इस फॉर्म में हमें दिखाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 85 हमारा HCF था और 85 की वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से इक्वेशन से निकल सकती है। बट वो फ्रैक्शन या तो डिवाइड के फॉर्म में ना हो, अगर ऐसे निकले तो आंसर आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं इस जीरो को, जीरो होना या ना होना एक बराबर हो गया, इस 2 को अगर मैं इक्वल टू साइन के दूसरे तरफ लेकर जाता हूँ तो 170 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। फ्रैक्शन फॉर्म में आना मतलब सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आसान तरीके को ढूंढता हूँ। यहाँ पे 85 यहाँ पे है मेरे पास, 85 HCF को दिखाना है मेरे को, तो मैं इन्हीं इक्वेशन से दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बट ये जो सवाल है, ये जैसे ही आप सॉल्व करते जाएंगे तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। बस आप देखते जाइए, आप समझ जाएंगे कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। ये 85, अब मैं 85 को इसी तरफ रखता हूँ, बट मैं ये जो 170 इंटू 1 है, मतलब 170, ये 170 को इक्वल टू साइन के दूसरे साइड पे लेकर चले जाता हूँ। ये जो 170 है, 170 को मैं इक्वल टू साइन के उस तरफ लेकर चले जाता हूँ। तो होगा क्या, 255 माइनस 170 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया है। देखिए ये जो था मेरा, जो मैंने स्टेप 3 को लिया, 85 की मैंने वैल्यू निकाल दिया। 85 इज इक्वल टू 255 माइनस 170, ये 170 को इस तरफ लेकर चला गया, तो ये मेरा पहला इक्वेशन मुझे मिल गया है। 85 का एक आंसर मिल गया, और इस आंसर को 1190M एंड 11445N इसके फॉर्म में सॉल्व करना है हमें। ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स के फॉर्म में हमें 85 को लेकर आना है। अब ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि छोटे नंबर को बड़ा नंबर कैसे करें, ठीक है। अब हमारे पास पिछले कुछ जो इक्वेशन आए थे उसमें से हमें 255 का वैल्यू भी मिल सकता है, और हम कोशिश ये करेंगे जो 255 का वैल्यू हमें मिले वो इन दोनों नंबर के फॉर्म में मिले तो ज़्यादा बेहतर। और वैसे ही हमारे पास 170 का जो वैल्यू है, पिछले जो कुछ इक्वेशंस थे उसमें से हम 170 का वैल्यू भी अगर लेकर आ जाए और इन दोनों के फॉर्म में लेकर आ जाए तो हम इसे उस इक्वेशन के फॉर्म में ला पाएंगे, ठीक है। अब आप कंसंट्रेट करिए। सबसे पहले हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 85 को इस फॉर्म में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब 255 हम लोग जाते हैं पुरानी इक्वेशन में। ये जो इक्वेशंस थे हमारे, इस इक्वेशन में आप ये देखिए कि 255 की वैल्यू यहाँ पे भी है और 255 की वैल्यू यहाँ पे भी है, दोनों इक्वेशन में है। बट यहाँ पे 255 इंटू 4 है। अगर मैं 255 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो मुझे 175 को उस तरफ लेकर जाना पड़ेगा, और उसके बाद मैं जब ये 4 है, 4 को मुझे डिवाइड में लेकर आना पड़ेगा, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा, तो प्रॉब्लम मुश्किल हो जाएगा, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इस इक्वेशन में, मैं अगर इसको उस तरफ लेकर जाऊं तो सेंसिबल है कि मेरे को 225 का वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं मिलेगा और एक आंसर मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे।
अब हमें यहाँ पे दिमाग चलाना पड़ेगा कि हमें उस फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है लाने का, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, बट हम हिट एंड ट्रायल मेथड से काम को आसान करते हुए ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हमारा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे 225 का जो वैल्यू था दैट इज 1445 माइनस, इसको मैं उस तरफ लेकर जा रहा हूँ ये प्लस के फॉर्म में, तो -1190 हो जाएगा। उसको मैं 225 के जगह पे डाल देता हूँ, तो 1445 माइनस 1190 ये मैंने 255 के जगह पे डाल दिया। फिर ये जो माइनस साइन था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं 170 की भी वैल्यू निकालता हूँ। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन देखता हूँ, अगर मैं ये जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप से 170 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा और इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो ये दोनों तो एक टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में है, और ये प्लस फॉर्म में, ये अगर इक्वल टू साइन के उस तरफ चला जाएगा तो माइनस फॉर्म में हो जाएगा और मेरे को 170 का एक वैल्यू मिल जाएगा बिना फ्रैक्शनल फॉर्म में लाए हुए। तो मैं वही चीज़ लेकर यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे 170 का वैल्यू 190 माइनस 255 इंटू 4 ये मैंने कर दिया। अगर आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लाकर भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी आपका आंसर आ जाएगा, बट सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम सिंप्लीफाई तरीके से करें। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, माइनस साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म माइनस साइन में हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये -1190 और माइनस इंटू माइनस प्लस 255 इंटू 4। अब मैं देखिए सवाल क्या है, 1190 और 1445 के फॉर्म में लाना है। यहाँ पे लगभग तो आ गया, 1445 दिख रहा है, 1190 दिख रहा है, 1190 दिख रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। 255 इंटू 4 आ गया, तो 255 फिर 1190, ना तो 1190 के फॉर्म में ना तो 1445 के फॉर्म में है। तो हम 255 को भी उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम वापस से सेकेंड स्टेप से, ये जो हमारा सेकेंड स्टेप था, फर्स्ट स्टेप से, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप से जो हमें 225 का जो वैल्यू मिल गया, इसको उस तरफ लेकर जाने के बाद, इक्वल टू साइन के उस तरफ लेकर जाने के बाद 225 का जो वैल्यू हमें मिलेगा उस वैल्यू को हम वापस से यहाँ पे डाल देंगे 255 के जगह पे डालते हैं हम। तो 1445 माइनस 1190 मैंने डाल दिया 255 के जगह पे, बाकी सब वैसे का वैसे ही लिखा है मैंने और यहाँ पे चेंजेस कर दिया। अब ये इंटू 4 था, ये इंटू 4 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और ये इंटू 4 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये होल 255 से मल्टीप्लाई था। ठीक है, तो ये इस वैल्यू, ये वैल्यू भी 255 ही है, तो इंटू 4 दोनों टर्म से होगा। अब हम लिख देते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो दिस इंटू दिस हो जाएगा, तो 1445 इंटू 4 हो जाएगा और फिर ये टर्म इंटू 4 हो जाएगा। तो ये टर्म इंटू 4 भी हमने सेपरेटली लिख दिया, दोनों टर्म्स को हमने सेपरेटली लिख दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, अब हम पूरा टर्म्स जो हमें मिला है, ये 1445 1190 1190 इसके फॉर्म में मिल चुका है। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। देखिए 1445 इंटू 4 ये 4 टाइम्स है। अगर ये एक और बार 1445 को इसमें ऐड कर दूं तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। तो मैंने 1445 इंटू 5 कर दिया, इसको मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, तो ऐड करूंगा तो फिर वो 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखिए ये 1190
और 1190 दोनों माइनस में है मतलब ऐड होगा, बट ग्रेटर साइन जो ग्रेटर नंबर है उसका लगेगा, और दोनों ही नंबर है, इक्वल है, तो माइनस साइन लगेगा। और ये इसको हम 2 टाइम्स ऑफ 1190 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ -1190 है। तो जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ 1190 हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है ना। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो हमें मिल गया है, बट हमें क्वेश्चन में देखना है, देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, दोनों जगह पे प्लस साइन है, बट यहाँ पे हमें माइनस साइन मिला है। तो हम ये माइनस इस -6 को दे देते और यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखूं तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 1190 पहले लिखा हुआ, तो मैं इसी इक्वेशन को लिखता हूँ। दिस इक्वेशन विल बिकम 1190 इनटू, मैंने ये जो माइनस था, माइनस साइन इसके साथ डाल दिया, तो ये जो वैल्यू है ये प्लस हो गया, तो ये मैंने -6 लिख दिया है। और उसके साथ ये जो 1145 था ये प्लस में ही था, ऑलरेडी प्लस में था, प्लस 1445 इंटू 5। तो अब हमने इसी फॉर्म में लेकर आ गए हैं। हम इस वैल्यू, ये जो हमारे पास अभी जो वैल्यू आया है उस वैल्यू को हम ऊपर वाले वैल्यू के फॉर्म में ही लेकर आ गए, जहां पे हमें पता चल रहा है m की वैल्यू हमारी -6 है, m की वैल्यू हमारी -6 है, और n की वैल्यू हमारी 5 है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और हम उसी फॉर्म में लेकर आ गए जिस फॉर्म में लाने के लिए बोला था। ऐसे ही हमारा 10th क्वेश्चन भी खत्म हो गया। इसी के साथ हमारा 1A का कंप्लीट क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम 1B की तरफ अगले वीडियो में मूव ऑन करेंगे।